अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। इसका पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, उससे पहले ऑब्वियसली ये सारे जो कंसेप्ट्स होंगे इस चैप्टर में वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे से होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैंने शो किया है ये डीसी करंट। डीसी में जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है करंट की, वेरी नहीं करती। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके नाम से अल्टरनेट, वो अल्टरनेट करेगी डायरेक्शन उसकी जो है। मतलब कैसे, अगर आप यहाँ ग्राफ से देखें थोड़ा सा आइडिया आपको देने के लिए, डीसी में ये तो आप देखेंगे ये इस तरह जो है वो करंट जाएगा। लेकिन एसी में क्या होगा, करंट एक दफा जो है वो इस तरफ जाएगा, देन जो है वो इस तरफ जाएगा, यानी अपनी डायरेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो चेंज करेगा। ये है अल्टरनेटिंग करंट। अब उसके ग्राफ पे अगर आप गौर करें, जो वेव हम बनाते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं ये देखूं, अगर इसको हम देखें कि भाई ये टाइम है टी, ये वोल्टेज है इस तरफ, यहाँ पे देख लेते हैं वी इस तरफ। अगर आप यहाँ पे देखें ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। ये इसकी वी नोट मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये है नेगेटिव में। गौर करने वाली बात ये है कि ये एक साइकिल में दो दफा जो है वो पीक वैल्यू इसने गेन की है नंबर 1। और आप ये भी देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। ये इसने पोलैरिटी चेंज की है, अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज की है। यहाँ तक एक डायरेक्शन थी, आगे एक डायरेक्शन। लेकिन अगर डीसी में देखें तो ये डायरेक्शन देन अगेन सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन सेम रहती है। ये तो बेसिक कंसेप्ट आपको होना चाहिए इसका। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डायग्राम बनाई है। जो वेव बन रही है असल में देखें, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव है। ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स। इस तरफ करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियसली हम करंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। हाफ मतलब इस हाफ तक जो है वो करंट ऐसे फ्लो करेगा। जैसे ही ये इस तरफ आएगा, यानी ये वाली वेव बनानी होगी इसमें, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन करंट ये डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगी। तो दिस इज एसी, कि ये अपनी जो है वो पोलैरिटी चेंज करते हैं। ये तो एसी के बारे में हो गया। अब ये देखिए, ये फार्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है, इसी हम जनरेटर से हासिल करते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी जो है वो डराइव कर चुके हैं जनरेटर के फार्मूले टॉपिक में, कि यहाँ पे ये जो V है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और ये जो V नोट है ये मैक्सिमम वोल्टेज। यही केस है वो करंट के केस में भी होगा, यही फार्मूला सेम। करंट में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा डी। तो ये चीज तो आपने ध्यान में रख ली कि ये पोलैरिटी जो है वो अपनी चेंज करेगा, यानी अपनी पोलैरिटी जो है ये रिवर्स करता रहेगा आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। अब ये मैंने बनाया थोड़ा सा कि इसमें आपको आइडिया देने के लिए कि डिफरेंट जो टाइम इंटरवल है, ऑब्वियसली ये ग्राफ जो है वो वोल्टेज और टी के दरमियान में शो कर रहा हूँ टाइम। एक तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अब देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम्स पे वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है। अगर तो टाइम 0 है, देखें ये फार्मूला है बेसिकली, इस चीज को देखें, इसको सोल्व करना होता है हमने। ये मेन फैक्टर है, इसी की वेरिएशन की वजह से जो है ना ये इसकी वैल्यू वेरी करेगी, इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं टी जो है वो 0 लगा इसको, यहाँ पे एक वैल्यू मैं निकाल देता हूँ आपको, बाकी आप कुछ टी 0 दूसरी करते हैं हम, टी बाई 4 लगाना वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। टी अगर 0 करते हैं यहाँ पे आप, तो वी 0 हो जाएगा सारा फैक्टर। अगर टी को टी बाई 4 करें, यहाँ पे देखिए वी किसके इक्वल है, वी नोट साइन 2 बाई टी। टी को हमें क्या करना है, टी बाई 4। ये टी से कैंसिल, ये 2 इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी नोट आ जाएगा साइन पाई बाई 2। तो साइन 90 डिग्री आपको पता है 1 होता है, तो इट्स मीन के ये 1 आ जाएगा और वी किसके इक्वल आ जाएगा, वी नोट के। ये मैंने आपको करके दिखा दी है कि किस तरह जब टाइम टी बाई 4 होगा तो ये वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये छोटी छोटी चीजें, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। यहाँ पर करने का मेन पर्पस ये है कि रिवाइज हो जाए चीजें आपको अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं कि जब टाइम जो है वो t बाई 4 हो, आपको पता है कि यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे t बाई 4 है, यहाँ पे t बाई 2 है,
यहाँ पे 3t/2 है, यहाँ पे t है, और ये कंप्लीट जो है वो साइकिल कंप्लीट होता है। इसी को जो है वो हम वन पीरियड भी कहते हैं, जिसमें जो है वो एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो। और फ्रीक्वेंसी को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितने एक सेकंड, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जो कि एसी के केस में हम जो है वो आमतौर पर जो है वो फिक्स 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज वो लेते हैं। एनीहाउ ये चीज हो गई वोल्टेज और किस तरह वेरिएशन आ रही है, बाकी भी आप देख सकते हैं। नेगेटिव भी आपको पता है, ग्राफ से भी आपको आइडिया हो रहा है कि इस पे जो है वो नेगेटिव में मैक्सिमम वी नोट, नेगेटिव में वैल्यू, ये पॉजिटिव में वैल्यू। एक तो ये पॉइंट हो गया, करंट के लिहाज से भी इसी तरह जो है वो वेरिएशन आएगी। दूसरा मतलब देखें अगर आप, तो पीक वैल्यू एक पूरे साइकिल में कितनी दफा पीक वैल्यू मिल रही है हमें, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो। अगर यहाँ पे वोल्टेज हमने लिया हुआ, आप देख सकते हैं कि एक तो ये पॉजिटिव में पीक वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव में, और एक ये जो नेगेटिव में पीक वैल्यू मिल रही है, तो दो दफा हमें जो है वो पीक वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। एक तो ये एक अहम पॉइंट है। उसके अलावा इसमें जो ग्राफ है ये टी के दरमियान है, टी और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज टी के दरमियान ग्राफ बन रहा है। इन्हें अगर आप करंट लेंगे तो करंट और टी के दरमियान ग्राफ होगा, सिमिलरली वोल्टेज लेंगे वोल्टेज और टी के दरमियान जो है वो ग्राफ होगा। तो ये सिनोसाइडली जो है वो वेरी करेगा विद द टाइम। मतलब एमसी को अगर वो पूछ ले कि ग्राफ है इन बिटवीन, इन अल्टरनेटिव जो ग्राफ बन रहा है वोल्टेज और टाइम के दरमियान, ऑप्शन में हो सकता है और साथ वो लिख सकता है एक ऑप्शन में जो है वो वोल्टेज वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिनोसाइडली। तो ऑब्वियसली मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सिनोसाइडली होगी, क्योंकि साइन वेव बन रही है, उसके रिस्पेक्टिव से हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो आपने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन भी जो है वो पिक करनी है। समटाइम इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि सारी ऑप्शंस ही ठीक लग रही होती हैं। तो ये तो इस हवाले से मेन कंसेप्ट था। आगे था हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू क्या होती है, पीपी वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनको हम जो है वो देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे, अगर मतलब मैं यहां से अगर आपको देखूं, अगर यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये एक इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी पॉइंट पे आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, चाहे वो वोल्टेज को या करंट को। तो वो आपको मैंने बता दिया कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है। ये है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लेकिन ये पीक वैल्यू है, यानी यहाँ पे वो इंस्टेंट है जहां पे वोल्टेज जो है वो पीक है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कुछ हो आएगी, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कुछ हो आएगी, क्योंकि आपको पता है कि टाइम भी वेरी करेगा। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो टाइम यहाँ कहीं पे आएगा, तो वो टाइम वेरी करेगा, उस हिसाब से वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या है, ये पीक वैल्यू है, ये पॉजिटिव पीक वैल्यू, ये नेगेटिव पीक वैल्यू, सिंपल। पीपी वैल्यू, पीपी वैल्यू होगी जो सम ऑफ पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक, सम ऑफ पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव, सम की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे देखें वी नोट पीक है, यहाँ पे माइनस वी नोट पीक है, तो इनको सम जब हम करेंगे तो हमने माइनस जो वो डायरेक्शन के लिए इस तरफ है, नेगेटिव में सम हमने ऐसे नहीं करना कि वी नोट माइनस वी नोट इज इक्वल टू 0, ऐसे सम नहीं होगा। हम देखेंगे कि भी पॉजिटिव केस में वी नोट है, नेगेटिव केस में भी पीक वैल्यू जो है वी नोट है, तो पीपी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 वी नोट। करंट के केस में सिमिलरली जो है वो 2 आई नोट। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि ये पीक वैल्यू, पीपी वैल्यू, यानी ये पीक इस पीक से और ये जो पीक है इन दोनों का सम, दैट इज नोन एज पीपी वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मोर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है फार्मूला, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आरएमएस वैल्यू क्या है, ये ग्राफ मैंने बनाया यहाँ पे देखें। आपको पता है कि हम जो पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये हम पावर के लिए जो है वो यूज करते हैं। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देखें इसी, जब आप देखें ये पॉजिटिव में जा रही है, इसका अगर आप यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव में पीक है, और ये जो बेसिकली है ना ये वाला, ये नेगेटिव में पीक है। तो हम अगर इनका एवरेज लेना चाहें तो इनका एवरेज तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, लेकिन होता क्या है कि हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं आई नॉट। ये जो पीक है ये इसके स्क्वायर की है,
राइट। ये पीक नहीं बनेगी, ये जरा थोड़ा ज़हन में रख, ये थोड़ा मैंने मिस्टेक की, क्योंकि आपको पता है कि जब इस नेगेटिव का भी स्क्वायर लेंगे तो ये भी इस तरफ आ जाएगी पीक उसकी भी। ये जो नेगेटिव है इसका मैं अगर स्क्वायर लूंगा तो ये भी आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, यानी नेगेटिव का स्क्वायर भी लेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह अब जो है वो इसका हम मीन ले सकते हैं, क्योंकि हमने निकाली है आरएमएस वैल्यू। वैसे तो स्क्वायर के बगैर तो आरएमएस वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि आरएमएस वैल्यू हमें कहती क्या है, पहले अगर वो देख लें हम, वो कह रहे हैं स्क्वायर लें, फिर मीन लें उसका, फिर रूट ले लें। स्क्वायर लें पहले, फिर मीन ले लें और फिर रूट ले लें। अब इसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर, देखिए वो क्या कह रहे हैं, स्क्वायर लें, मीन लें और फिर रूट ले लें। ये स्क्वायर ले लिया और ये इसका हो गया मीन, यानी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मीन स्क्वायर, मीन हो गया इसका। रूट ले लें, ये जो रेड लाइन से मैंने शो किया ये रूट है उस मीन का, ये रूट ले लिया, यानी क्या किया हमने, आई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लिया। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ, स्क्वायर एंड मीन, आई नॉट का पहले ये देखें कि ये आई नॉट का हमने स्क्वायर लिया, पहले ये स्क्वायर लिया, फिर ये मीन ले लिया हमने, स्क्वायर लिया मीन ले लिया, ये देखिए ये स्क्वायर है, ये मीन ले लिया, ये ध्यान में रखें ये स्क्वायर है पहले जो मैंने अभी लिखा, ये मीन ले लिया और फिर जो है उसका रूट ले लिया। जब ये रूट लिया तो आई नॉट स्क्वायर रूट बाय 2, इसको हम कहते हैं आई आर एम एस वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो आ गई 0.7 आई नॉट। सिमिलरली वोल्टेज के केस में आ जाएगी 0.7 वी नॉट। तो ये तो इसका हो गया ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप देखें मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि वो वीआरएमएस वैल्यू दे के आपसे वी नॉट पूछ सकता है या वी नॉट दे के आपसे वीआरएमएस पूछ सकता है। तो ये इस तरह जो है वो इसमें ऑपरेशन जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो पॉसिबल है। एक तो ये चीज क्लियर होगी वीआरएमएस के हवाले से। आगे बात आ जाती है फेजेस की। देखें फेज आपको पता है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बताता है कि भाई इसकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वगैरह क्या है ये हमें फेज बताता है। ये जो थीटा है यानी किसी भी इंस्टेंट पे जो वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड है उस थीटे से हमें जो है वो उसका आइडिया होता है। ये फेज है। अब फेज हम जो डिस्कस करते हैं फेज डिफरेंस, अगर आप यहाँ पे देखें ये आई मैंने इसके लॉन्ग लिया, वोल्टेज इसके लॉन्ग लिया, इसके पीछे थ्योरी क्या है ये हम ऊपर से देखते हैं। देखें एक वेव ये वोल्टेज की ये है, ये करंट की एक वेव है। अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे करंट जो है वो जीरो है यानी जीरो एंगल बन रहा है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो π/2 पे आ चुका है। इसमें वोल्टेज आगे है करंट से। जब वोल्टेज आगे है करंट से तो जब हम इनको वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं, फेजर डायग्राम में लिखते हैं, मीन टू से फेजर डायग्राम में, यहां से हमें आइडिया हो गया कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जो है वो π/2 है। यानी वोल्टेज π/2 जो है वो आगे है करंट से। तो हमने वोल्टेज देखें ये शो कर दिया और करंट जो है वो ये शो कर दिया। तो कन्वेंशनली जो हम लेते हैं हम समझते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, ये पहला है ये सेकंड है, ये आगे है। यानी जिस तरफ एरो होगा वो आगे होगा यानी v आगे है। इस केस में देखें तो क्या होगा, ये पहला है ये दूसरा है, यानी ये करंट जो है ये आगे है और v जो है वो पीछे है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं v यहाँ पे 0 और करंट जो है वो π/2 है। ठीक है, यानी करंट जो है वो आगे है। और दूसरा एक पॉइंट ये भी आपने ध्यान में रखना है, यानी इसको हम फेजर डायग्राम भी कहते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म भी कहते हैं, ये भी एक नाम है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि v जो है वो लीड कर रहा है i, ये जो v है लीड कर रहा है इसे π/2। मैंने आपको बताया ये एरो जहाँ पे एंड हो रहा है वो आगे है, यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया, इधर भी आपको मैंने बता दिया ये करंट जो है वो आगे है π/2 यानी i लीड बाय v बाय π/2। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि v जो है वो लैग कर रहा है, v लैग्स
V लैगिंग फ्रॉम I बाय पाई बाय 2, इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जो है यहाँ पे कि ये जो V लीड कर रहा है यहाँ पे I यानी लैग कर रहा है, इज लैगिंग फ्रॉम V बाय पाई बाय 2, दूसरी तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी को हम फेज लीड और फेज लैग जो है वो कहते हैं। और ये जो वेक्टोरियल फॉर्म है ना, ये जो है ये इसकी पीक वैल्यू को शो करती है, ये कंडीशंस में मेंशन है। ये जो V लिखा है ये पीक वैल्यू को शो कर रहा है इनकी, ये जो I लिखा है हमने मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो हम देते हैं आमतौर पर। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब RMS वैल्यू जो है वो हम कंसीडर करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह हम लिखते हैं इनको, क्या चीज है ये तो हो गया हमें फेज लीड और फेज लीड के हवाले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हम जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये है कि लाइन कंडीशन लिखी हुई है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये आहिस्ता आहिस्ता V की वैल्यू बढ़ रही है। सिमिलरली ये करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो ये भी थोड़ा सा जो है वो आपने आइडिया लेना है। अब AC थ्रू रजिस्टर के केस में जो है वो AC किस तरह देखें, आपको पता है कि जो DC सर्किट है उसमें जो मेन एलिमेंट होता है वो रजिस्टर होता है, सिंपल R। लेकिन जब AC की बात होती है तो इसमें इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। लेकिन हम लहदा देखते हैं स्टार्ट में कि ये किस तरह बिहेवियर शो करते हैं, यानी रजिस्टर किस तरह बिहेवियर शो करेगा, कंडक्टर किस तरह बिहेवियर शो करेगा, सिमिलरली कैपेसिटर लगा हो सर्किट में तो किस तरह बिहेवियर शो करेगा अल्टरनेटिंग करंट के साथ। रजिस्टर के थ्रू आपको पता है V D नॉट sin ओमेगा t, ये फार्मूला है वोल्टेज का, ये इंस्टेंटेनियस है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। करंट क्या होगा, ये V की वैल्यू इधर मैं पुट करूंगा यहां से, तो ये करंट की वैल्यू भी उसी तरह ही आ जाएगी सेम। यानी होता क्या है कि जो I है वो V के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये जिस तरह जो है वो I बढ़ रहा है उसी तरह जो है वो V बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ग्राफ में भी, यहाँ पे I जो है वो 0 और V भी 0 है, ये V का ग्राफ ऊपर वाला नीचे आई, यहाँ पे I मैक्सिमम और V भी मैक्सिमम है, यानी सेम एट अ टाइम उसी इंस्टेंट पे जो है वो V मैक्सिमम I भी मैक्सिमम है। यहाँ पे नेगेटिव में भी I मैक्सिमम हो रहा है, उसी इंस्टेंट पे V भी जो है वो मैक्सिमम हो रहा है, दोनों ये देखिए कोरिलेट कर रहे हैं, कोइंसिडेंस है। यानी क्या V और I जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन में है, सेम फेज में है। बेसिकली V एंड I जो है वो सेम फेज में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने विक्टोरिकली जब उनको रिप्रेजेंट किया, ये V है और ये I है, दोनों एक दूसरे के जो है वो अलोंग है। तो इस केस में जो पावर हम फाइंड कर सकते हैं P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ओके, आपको पता है कि एंगल यहाँ पे कोस एंगल जो है वो 0 डिग्री है बन रहा है, तो कोस थीटा जो है वो 1 होता है अगर VI कोस थीटा आप लगाएंगे इसके साथ VI कोस थीटा। तो ये था AC थ्रू रजिस्टर, ये पॉइंट एक आपने ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और पावर किस तरह हम जो है वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट के केस में कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि जो DC है वो फ्लो नहीं करेगा कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान क्योंकि इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो रखा है, लेकिन AC फ्लो करता है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना। अब AC इस वजह से फ्लो नहीं करता कि वो मतलब ये कैपेसिटर के थ्रू ऐसी प्रॉपर्टी है क्योंकि AC आपको पता है पोलैरिटी चेंज करता है, DC पोलैरिटी चेंज नहीं करता, इसलिए DC फ्लो नहीं करेगा। AC जो है वो नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ मतलब पीक वैल्यू, यानी आपको पता है कैपेसिटर पे चार्ज भी होगा डिस्चार्ज भी होगा कंटिन्यूसली AC के केस में। तो फ्लक्चुएशंस आती है, जब फ्लक्चुएशंस आती हैं तो ये जो वायर्स हैं इनके दरमियान से करंट जो है वो पास होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको कि AC जो है वो पास हो सकता है ये जो वायर्स है इन वायर्स के थ्रू। दूसरा ये है कि फ्लक्चुएशंस होती हैं, एक तो ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं है, थोड़ा मतलब कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज नहीं, बिल्कुल चार्ज नहीं है स्टार्ट में। तो इनिशियली क्या होता है करंट जो है वो फौरन जाता है क्योंकि चार्जेस है ना, करंट तो क्या है बेसिकली मूवमेंट ऑफ चार्जेस, तो वो फौरन जो है वो कैपेसिटर पे जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो लीड करता है, I जो है वो लीड करेगा वोल्टेज में। ठीक है, बाय 90 कैसे आप ये देख रहे हैं, ये V है, ये V 0 होगा और करंट जो है वो ये देखें 90 डिग्री पे। ठीक है, ये करंट की कर्व है, ये देखें यहाँ पे 0, ये V जो है वो स्टार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे करंट जो है वो π/2 पे है और ये वोल्टेज जो है 0। तो ये जो है वो I जो है वो लीड करेगा वोल्टेज बाय π/2। ये पॉइंट आपने थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है, यानी इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है स्टार्ट में तो ये आपको आइडिया हो गया कि ये लीड कर रहा है, फेज डिफरेंस जो है वो π/2 ही है ऑलवेज। यहाँ पे भी चेक करेंगे π/2, यहाँ पे भी चेक करेंगे π/2,
यानी पाई बाय 2 जो है वो फेज डिफरेंस होगा, जो एंगल की वेरिएशन आ रही है। अब करंट जो है वो लीड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये V आ जाएगा और ये I आ जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो लीड कर रहा है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। 90 डिग्री का जो है वो एंगल बन रहा है, तो ये पॉइंट क्लियर आपने ध्यान में रखना। दूसरा ये है कि आपको मैंने बताया भी था कि हम इस तरह कन्वेंशन लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि AC की फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से जो है ये रोटेट कर रहे हैं, जो कंडीशंस में मेंशन भी। अब देख सकते हैं कि ये आगे है I, ये जिस तरफ एरो जा रहा है वो आगे है, यानी I जो है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री वोल्टेज से जो है वो लीड कर रहा है। या V जो है वो लैग कर रहा है, उस तरह भी पूछा जा सकता है कि V जो है वो लैग करता है बाय V जो है वो लैग करता है I बाय पाई बाय 2, V लैग भी करता है। दूसरी वर्डिंग इस तरह भी पूछी जा सकती है। तो ये दोनों आपने ध्यान में रखनी है। बेसिकली आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। अब आपको पता है कि वोल्टेज का फार्मूला वही जो हम यूज करते हैं V नॉट sin ओमेगा t, और ये जो इक्वेशन है कैपेसिटर की Q इक्वल टू C पढ़ा था ना DC में, ये जो फार्मूला कि वो है DC के केस में। लेकिन AC के केस में क्या होगा कि ये जो V की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी V नॉट sin ओमेगा t, तो ये AC के केस में Q इक्वल टू C V नॉट sin ओमेगा t, AC के केस में ये फार्मूला है। तो ये था जो कैपेसिटर AC सिंपल जो वर्डिंग है, इसमें सिंपल चीजें थी, इतना मुश्किल नहीं था। करंट आपको पता है चेंज इन जो चार्जेस की जो फ्लो है, चेंज इन चार्जेस की जो मूवमेंट है डिवाइडेड बाय t, ठीक है, ये चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं डिवाइडेड बाय जो है वो टाइम। तो ये करंट की डेफिनेशन है। ये तो ओवरऑल मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कौन सी चीज लीड कर रही है और लैग कर रही है। यहाँ पे ये रिएक्टेंस है, इसको मैं रिलेट करके बताऊंगा। पहले हम जो है इंडक्टर को देख लेते हैं। AC थ्रू इंडक्टर देखें, इंडक्टर इसलिए ऐसा डिफरेंट है कि उसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाती है। वो EMF है वो बैक EMF के तौर पे भी एक्ट करती है। ये हमने इंडक्टर के केस में पढ़ा था। तो ये चीज आपने वहां पे जो है वो सीखी थी कि उसके अंदर इंड्यूस EMF होती है जो कि बैक EMF के तौर पे भी एक्ट करती है। तो उस ऑब्वियसली वो पूरे प्रोसेस में तो नहीं जाएंगे, उस वजह से जो वोल्टेज है वो लीड करता है, यहाँ करंट जो है वो लैग कर देता है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगी और उससे जो है वो इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा, ये अपनी एक फील्ड बनाएगा। ये जो इंड्यूस्ड करंट है अपनी फील्ड बनाएगा, ये ऑलरेडी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये किसके इक्वल है, L into डेल्टा T डेल्टा E over डेल्टा D। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। वो आपको मैंने बताया कि जो बैक EMF की वजह से जो है वोल्टेज जो है वो लीड करता है। हमने पूरी जो है उसकी टेक्निकलिटीज में तो नहीं जाना, लेकिन ध्यान में रखना आपने कि ये जो वोल्टेज है बैक EMF की वजह से यहाँ से यहाँ पर जो है वो लीड करेगा और ये जो करंट है ये लैग कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो वोल्टेज लीड कर रहा है और ये जीरो का करंट और ये पाई बाय 2। तो इसलिए जो है वो ये देखें मैंने बनाया है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है। जब आप देखेंगे तो ये आगे है ये पीछे, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है 90 बाय 2। एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। दूसरी उसके अलावा अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि ये मैंने जो दो चीजें बनाई हैं, होता क्या है कि हम जब वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड करंट उसको अगर आप ले लें, ये जब इंक्रीज करेगा तो ये इंड्यूस्ड EMF उसके अपोजिट लेंज़ेस लॉ में पढ़ा था हमने, लेंज़ेस लॉ ये उसके अपोजिट है। यानी क्या होगा कि अगर अप्लाइड वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगा, ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए वो बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, यानी उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है इन दी अदर वर्ड्स। यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर ये अप्लाइड करंट जो है वो ये डिक्रीज करेगा तो ये इंड्यूस्ड करंट जो है उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी क्या करेगा कि उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, यानी वो डिक्रीज कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में हो गया कि ये कम ना हो, उसी डायरेक्शन में जो फ्लो करना शुरू हो जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा कि ये कम ना हो। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है। देखें रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, आपको पता है कि रेजिस्टिव सर्किट में जो है वो रेजिस्टेंस जो R हम जनरली लेते हैं वो रोल प्ले करती है, यानी वो अपोजिशन जो है वो शो करती है टू द करंट। लेकिन कैपेसिटर के केस में जो अपोजिशन शो करेगी उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। रिएक्टेंस एक वर्ड यूज किया जाएगा। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है आपने। अब यहाँ पे दो फार्मूलाज देखें, XC किसके इक्वल है, VRMS ओवर IRMS। अगर इसको आपको मैं बताऊं V इज इक्वल टू IR, यही चीज है ना बेसिकली, V ओवर I इज इक्वल टू R।
इसी को हमने जो है वो रिप्लेस करके एक्सी जो है वो लिखा, ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, वी आरएमएस, एसी की बात हो रही है तो हम आरएमएस में लिखते हैं वैल्यूज, क्योंकि जब हम मीटर से भी मेजर करते हैं लैब्स वगैरह में एसी, तो बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो शो करता है मीटर। अदरवाइज कैलिब्रेशन डिफरेंट लोग अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हम वीआरएमएस वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं। वीआरएमएस इज डिवाइडेड बाय आईआरएमएस, एक ये चीज है में रखनी है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में इसका फार्मूला जो है वो ये हो जाता है 1 बाय ओमेगा सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 2 पाई एफ सी, क्योंकि आपको पता है ओमेगा किसके इक्वल है 2 पाई एफ, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सी जो है वो एफ के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सी जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये बढ़ेगी ये कम होगी, ये बढ़ेगी ये कम होगी, ठीक है। ये रिलेशन ये शो कर रहा है इनवर्स रिलेशन, ये ध्यान में रखना आपने। न्यूमेरिकल भी बन सकता है, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, वीआरएमएस दे सकते हैं, आईआरएमएस दे सकते हैं और एक्सी फाइंड करें, पॉसिबल। और एक और तरह भी दे सकते हैं, वो आईआरएमएस दे दें और वीआरएमएस की जगह पे ना वी नोट दे दें, डबल फार्मूला यूटिलाइज करवाएंगे आपसे। वी नोट जब दे देंगे तो ऑब्वियसली फिर आप वीआरएमएस आपको चाहिए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नोट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 यानी 0.7 इनटू वी नोट, ये गिवन है, ये आप फाइंड कर लेंगे, फिर भी आप एक्सी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह डबल ऑपरेशन भी आ सकता है न्यूमेरिकल में, ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपने। इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दें, कैपेसिटेंस दे दें, या सिंपल फ्रीक्वेंसी दे दें, कैपेसिटेंस दे दें, या आपको कैपेसिटेंस दे दें, एक्स सी दे दें और एफ के फाइंड करें। तो ये तो कुछ भी, वो कोई भी क्वांटिटी पूछी जा सकती है आपसे, तो एनीहो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये चीज होगी सारी। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, एक्सएल वीआरएमएस ओवर आईआरएमएस, सेम उसी तरह, लेकिन यहाँ पे ये एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा एल के, 2 पाई एफएल भी लिखेंगे, यानी एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के और इंडक्टेंस पे जिस पे ये डिपेंड कर रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाय द वे ये अपोजिशन है, ये ध्यान में रखना है, ये अपोजिशन ऑफर करेगा कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस है बेसिकली इन अदर वर्ड्स, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये अपोजिशन ऑफर करेगा इंडक्टर, ये जो कंपोनेंट है एल, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल उसी तरह बन सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ये था हमारा ओवरऑल जो है एसी थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर।